हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रेंड मेथड्स जो 4 टाइप्स के होते हैं। ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द सेकेंड मेथड इज सेमी एवरेज मेथड, द थर्ड वन इज मूविंग एवरेज एंड फोर्थ वन इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. Next is semi-average method. So in this method data is divided into two parts. Semi वैसे भी means होता है, semi means दो part में divide कर देना and then we calculate averages of each half. So एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ऐसे, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से नवंबर 20 में एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया है. आपको ये डेटा दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं एंड उनका प्रोडक्शन दिया हुआ है ईयर वाइज एंड हमें सेमी एवरेज निकालना है इस डेटा के लिए. कैसे निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो है आपके 8, 2, 4, 6 एंड 8 इवन नंबर है. इवन नंबर है तो हमने ये डिवाइड किया 4 उसमें, तो 4 इन वैल्यूज का एवरेज लिया एंड सेकेंड 4 वैल्यूज का एवरेज लिया. तो इस तरीके से ये दो एवरेजेस हमारे पास आ गए. सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेज मेथड. तो मूविंग एवरेज मेथड में द फर्स्ट एवरेज इज द मीन ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स. जो एम है, टर्म्स है, एम यहाँ पर डिनोट किया गया है, वो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, बताया जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए या फिर किसी वेरिएबल के लिए. वो एम टर्म्स होंगी. एम जो टर्म्स का एवरेज होगा वो फर्स्ट एवरेज होगा. सेकेंड एवरेज इज द मीन ऑफ सेकेंड टर्म to m plus 1th term and third average is the third term to the m plus 2th term and so on. और अगर m आपका odd है then moving average is placed against the mid value of the time interval it covers. इसमें भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं. लाइक फॉर टाइम सीरीज डेटा गिवन बिलो फाइंड ट्रेंड फॉर 3 ईयर मूविंग एवरेज. तो यहाँ पर जो ये m है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ये आपका डेटा दिया हुआ है, इस तरीके से आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है. कैसे करेंगे, तो m टर्म है, 3 है, ठीक है. तो फर्स्ट टर्म यानी कि क्या हो जाएगी आपकी 3 टर्म्स का मीन ऑफ फर्स्ट m टर्म्स. तो फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, 30, 35 एंड 25. देन एवरेज ऑफ 30 प्लस 35 प्लस 25 अपॉन 3. तो फर्स्ट टर्म आपकी आई 30. सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म टू m प्लस 1th टर्म. तो सेकेंड टर्म क्या है 35. तो 35 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, m प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म तक. तो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर 42. तो 35 प्लस 25 प्लस 42 अपॉन 3. ऐसे ही थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म टू द m प्लस 2th टर्म. तो थर्ड टर्म है 25, अब m प्लस 2 क्या होगा, फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म है 62. तो इस तरीके से आपकी ये तीनों टर्म आ गई. पॉसिबिलिटी है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड हैं कि वो आपके एग्जाम में आ सकें. Next is method of least square curve fitting method. It is used to find the trend line of time series data and linear regression trend line जो हम previous lectures में देख चुके हैं. correlation regression वाले में वो होती है y is equal to a plus bx. पर यहाँ पर हमें ये दो formulas याद रखने होंगे where a जो होता है आपका summation of y upon n जिसे y axis intercept भी बोलते हैं, और b होता है summation of x y upon x square जिसे slope of regression line भी कहते हैं. ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एंड इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो वो नवंबर 20 में आ चुका है. तो यहाँ पर आपको फोकस देने की जरूरत है. एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. लाइक इफ द ट्रेंड इक्वेशन फिटेड फ्रॉम अ डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री इज दिस वेयर टाइम हैज यूनिट 1 ईयर देन मंथली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर क्या होगा. तो एनुअल इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है वो है एंड अगर एक साल की हम बात करें तो t को 1 प्लेस करेंगे तो y ऑफ 1 हमारा आ जाएगा ये वैल्यू. अगर 2 ईयर की बात करें तो t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2 और y2 हमारा हो जाएगा ये वैल्यू. एनुअल इंक्रीज क्या हो जाएगा y2 माइनस y1. तो वो आया हमारा 24. तो मंथली इंक्रीज कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2. तो नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस. तो अभी तक जो हमने देखे थे वो सेक्युलर ट्रेंड के मेथड्स देखे थे, चारों मेथड, फिर ट्रेंड मेथड्स देखे थे. जो लास्ट हमने जो देखा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वहां से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एंड वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. नवंबर 20 में एक क्वेश्चन आया भी है. वहां पे स्कोर करना इजी है अगर आप थोड़ा समझेंगे तो. एंड वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस विथ फॉर्मूलाज हमने अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं.
So the seasonal variations are regular and periodic variations having a period of 1 year duration. For example, production of cold drinks which are high during summer months and low during winter season. And methods for the measurement of seasonal variations are method of simple average, ratio to trend method, ratio to moving average method and link relative method. So जो link relative method है वो कई जगह mention होता है, कई जगह नहीं होता है. So these three methods are important and इनको कितना depth में पढ़ना है वो तो आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर जो पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ. सो मेथड ऑफ सिंपल एवरेज होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल द मेथड्स एंड बेस्ड ऑन द एडिटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज. सो दिस इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर एक एडिटिव मॉडल पर बेस्ड होता है आपका मेथड ऑफ सिंपल एवरेज. ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से. एंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो ये हैं सीजनल एवरेज का, जनरल एवरेज का एंड सीजनल इंडेक्स का. तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ड आप कोई भी टेबल होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट है आपका रेशियो टू ट्रेंड मेथड. सो इट आइसोलेट्स द सीजनल फैक्टर फ्रॉम अ मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज. तो सिंपल एवरेज जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन एडिटिव मॉडल एंड जो ये है वो आपका है मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज पर बेस्ड है. एंड इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड. सो सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी फॉर वेरियस टाइम ड्यूरेशंस. लाइक यहाँ सीजनल वेरिएशंस पढ़ रहे हैं ऑफकोर्स, तो वो एक साल के अंदर होते हैं तो वो मंथली और क्वार्टरली होंगे with the help of least square method. And then express the original data as the percentage of trend on the basis of the following formula. And जो rest procedure होगा वो moving average जो method है वैसे आपका procedure चलेगा. And next है आपका ratio to moving average method. तो this method is used when the time series data is composed of all 4 components and it is an average of fixed number of observations that moves as we progress down the series. So in this method we calculate 12 monthly or 4 quarterly moving averages, and formula for this is the original data upon moving average into 100. Next है आपका link relative method. So this method is slightly more complicated than other methods, and this method is also known as Pearson method, and it removes the effect of trend and also it helps in deseasonalization. Process of eliminating the seasonal fluctuation is known as deseasonalization. That is also important. And here is the formula for link relative: current season value upon previous season value into 100. एंड नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन जो है रेसिडुअल मेथड, रेफरेंस साइकिल एनालिसिस मेथड, डायरेक्ट एंड हार्मोनिक एनालिसिस मेथड. सो यहाँ पर आपको मेथड का नाम रखना ही आई थिंक याद रखना ही सफिशिएंट इनफ है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में बहुत काफ़ी ये डिटेल में चले जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना आपका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है. सो सीजनल वेरिएशंस में भी ये जो मेथड है इन पर जो आपका सिंपल एवरेज मेथड है और मूविंग एवरेज मेथड है वहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करके हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट आता है आपका डिफ्यूजन इंडेक्स जो आपका सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, बट नवंबर 20 में यहाँ से क्वेश्चन आया है. सो देख लेते हैं डिफ्यूजन इंडेक्स क्या होता है. सो इट इज अ क्रॉस सेक्शनल मेथड टू एनालाइज common tendencies among multiple time series, and it is a statistical measure often used to detect economic turning points. So ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल मेथड है एंड काफ़ी मल्टीपल टाइम सीरीज को यूज एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. एंड इट एग्रीगेट्स मल्टीपल इंडिकेटर्स बाय एग्जामिनिंग वेदर दे आर ट्रेंडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड बट इग्नोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट. एंड इसका जो बेस है वो 50 को एज अ बेस वैल्यू लेते हैं, इंडिकेटिंग एन इक्वल नंबर ऑफ एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग कंपोनेंट इंडिकेटर्स. सो ये जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने रिसर्च से लिखे हैं यहाँ पर कि जो पॉसिबल है अगर नवंबर 20 में आया तो इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर भी आए. सो इस बेसिस पे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखी हैं. एंड जो क्वेश्चन आया था वो ये था, इंडेक्स दैट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस और रिसेशन ऑफ एन इकोनॉमिक साइकिल इन अ ग्रुप ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड एज. तो आंसर था इसका डिफ्यूजन इंडेक्स. ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर आप देखेंगे नवंबर 20 में ऑलमोस्ट 8 या 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं जो बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट ऑफकोर्स आपको उनके बारे में नॉलेज होना या आप एक बार गो थ्रू होंगे उस चैप्टर से, वो टॉपिक से, तभी आप वो सॉल्व कर पाएंगे। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजी चैप्टर जो आपको स्कोर करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 24 एंड यहाँ तक हम लेक्चर 11 आपके जो सिलेबस के हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडेक्स नंबर। थैंक यू।